हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी MK जैन क्लासेस। और बेटा यहाँ पे इस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बेटा वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की डिस्कवरी, और उसके साथ साथ बेटा हम लोगों ने पढ़ ली थी डीएनए की पैकेजिंग। अभी जो लेटेस्ट हमारा लेक्चर था वहाँ पे बेटा हम लोगों ने पढ़ी थी डीएनए की पैकेजिंग इन यूकेरियोट्स एंड इन प्रोकैरियोट्स। यूकेरियोट्स में कैसे पढ़ाई थी? न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था कल, ठीक है। तो अब उसी से रिलेटेड अब मैंने एक चीज़ आपको लिखवाई थी कल कि सबसे पहले डीएनए डबल हेलिक्स होता है। डीएनए डबल हेलिक्स की जब हिस्टोन ऑक्टेमर के ऊपर वाइंडिंग होती है तो उससे वो क्या बन जाता है? न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम कैसे लगते हैं दूर से? क्योंकि बहुत सारा डीएनए है तो बहुत सारे न्यूक्लियोसोम लगेंगे उसको रैप करने में। तो कैसी अपीयरेंस लगती है? बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। इस धागे को अब हम क्या बोलेंगे? इट इज़ नॉट नोन एज डीएनए हेलिक्स, क्योंकि ये किसके ऊपर लिपट चुका है? हिस्टोन ऑक्टेमर के ऊपर। तो इसको अब हम क्या नेम देते हैं? दिस इज नोन एज क्रोमेटिन। और ये क्रोमेटिन की फिर हायर डिग्री ऑफ कॉइलिंग होती है। किसमें? सॉलिनॉइड बनेगा, फिर सुपर सॉलिनॉइड होता है, सुपर कॉइलिंग से बनता है। तो उसमें उसकी हेल्प कौन करते हैं? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। अब ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन हमने प्रोकैरियोट की पैकेजिंग में भी पढ़े थे। तो ये नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स है, ये उनसे बिल्कुल अलग है। तो इनकी हेल्प से ये हायर ऑर्डर की कॉइलिंग होती है और उससे ये फाइनली क्या बन जाता है बेटा? हमारे पास क्रोमेटिड्स। और क्रोमेटिड का कैसा मटेरियल? क्रोमेटिड मिलके क्या बनाते हैं बेटे? क्रोमोसोम्स। अच्छा, अब ये जो क्रोमेटिन हमारे पास बना है ना बेटा, अगर इस क्रोमेटिन को मैं स्टेन करूं, इसकी स्टेनिंग प्रॉपर्टी के बेसिस पे ये जो क्रोमेटिन है इट इज ऑफ टू टाइप, ये हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रॉपर्टीज, chromatin is of two types। अगर मैं क्रोमेटिन को स्टेन करना शुरू करूँ ना तो क्रोमेटिन हमें दो टाइप का देखने को मिलता है। एक होता है बेटा जो डार्कली स्टेन्ड हो जाता है, एक है जो लाइटली स्टेन होगा। तो जो डार्कली स्टेन होता है उसको हम बोलते हैं बेटा हेटेरोक्रोमेटिन। क्या किया मैंने? ये जो क्रोमेटिन बनी है ना, क्रोमेटिन को हमने क्या किया? स्टेनिंग, उसकी स्टेनिंग कर दी, मतलब उसको डाई के अंदर डाल दिया। डाई के अंदर जब डाला तो उसमें देखा एक जैसा स्टेन नहीं आया, कुछ रीजन्स थे जहाँ पे बहुत डार्क स्टेन आया, वो रीजन्स को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोक्रोमेटिन। और कुछ रीजन्स थे जहाँ पे बहुत लाइट स्टेन चढ़ा, डाई जो है बहुत लाइट कलर की चढ़ी, वो रीजन्स क्या अपीयर हुए? वेरी लाइट। तो उन रीजन्स को क्या नेम दिया गया? उनको बोला गया यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन। तो दो तरह का क्रोमेटिन हमारे पास प्रेजेंट है। और क्या डिफरेंस है इनमें बता दिया जाए। हेट्रोक्रोमेटिन क्या है? डार्कली स्टेन्ड रीजन ऑफ द क्रोमेटिन, डार्कली स्टेन्ड, जहाँ पे अगर इसको डाई किया गया तो बहुत ज़्यादा कलर आया। और ये कौन से रीजन्स थे? विच वर लाइटली स्टेन्ड, बहुत लाइट स्टेन इनके ऊपर चढ़ा। क्यों ये डार्कली स्टेन थे? क्योंकि ये क्या थे? टाइटली पैक्ड रीजन्स थे, टाइटली पैक्ड रीजन थे। और ये लाइट क्यों थे? क्योंकि बेटा यहाँ पे जो पैकेजिंग थी बहुत ज़्यादा टाइट नहीं थी, ये क्या थे? लूजली पैक्ड, लूजली पैक्ड। अब अगर ये टाइटली पैक है तो इनको क्या अनकॉयल करना इजी होगा? कोई भी चीज़ को बहुत टाइटली हमने पैक कर दिया तो उसको जब दोबारा से हम अनपैक करेंगे या उसको अनकॉयल करेंगे तो वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा ना। लूज़ वाले को तो ईजिली हम अनपैक कर लेंगे या दोबारा से अनकॉयल कर लेंगे, खोल लेंगे उस गुच्छे को। तो इसीलिए यहाँ पे डीएनए के इस रीजन पे ट्रांसक्रिप्शन बड़ा इजी है करना। क्योंकि अगर ट्रांसक्रिप्शन याद है ना, बताया था ना सेंट्रल डॉगमा में क्या था? ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए का बनना। डीएनए की इंफॉर्मेशन से जब हम आरएनए बनाते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए से जब आरएनए बनाना है तो डीएनए की चेन को पहले खोलना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे डीएनए टाइटली कॉइल्ड पड़ा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा लूजली कॉइल्ड है, तो यहाँ पे डीएनए को खोलना ज़्यादा इजी है ना हमारे लिए। तो जो इजी है तो वो पोर्शन पे क्या रहेगी? ट्रांसक्रिप्शन करवानी इजी रहेगी। तो ये वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव।
क्या लिखेंगे हम इसको, यूक्रोमेटिन क्या होता है, इट इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। अब क्योंकि ये वाला बेचारा बहुत टाइटली गुथा पड़ा है, बहुत टाइटली पैक्ड है, तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन, इस गुच्छे को खोलना बहुत मुश्किल होगा। तो गुच्छा खुलेगा तभी तो ट्रांसक्रिप्शन करवा पाओगे, गुच्छा खुल ही नहीं रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगी। तो ये वाले जोन्स को, हेटेरोक्रोमेटिन एरियाज को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। These zones are known as transcriptionally inactive areas। बस क्रोमेटिन के बारे में हमें इतना ही पता होना चाहिए था कि हमारे पास दो तरह की क्रोमेटिन होती हैं, एक हेटेरोक्रोमेटिन और एक यूक्रोमेटिन, दैट्स ऑल। और दोनों के डिफरेंसेस मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। ये कल थोड़ा सा रह गया था, तो न्यूक्लियोसोम के पैकेजिंग के साथ ही हम इसको पढ़ाते हैं। चलिए, आज का बेटा हमारा जो मुद्दा है दैट इज सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल। अब ये क्या हो गया मैम, सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल? यस, देखो बेटा, मेंडल ने कहा इनहेरिटेंस हो रहा है कैरेक्टर्स का फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर जनरेशन, ठीक है, कोई बात नहीं। उसी टाइम पे मॉर्गन ने भी एक्सपेरिमेंट कितने सारे किए, उसी टाइम पे कितने सारे लोग ये जिन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी, बॉबरी आ गया और हमारे पास मॉर्गन आ गया और बहुत सारे और भी कंटेम्प्रेरी जो साइंटिस्ट थे, बहुत सारी उन्होंने इनहेरिटेंस के ऊपर स्टडी की और एक सब कुछ ढूंढने का कोशिश किया गया कि ये सब चीज़ें, ये जो इनहेरिटेंस है किसकी वजह से हो रही हैं। तो ये सारा का सारा काम ना पैरेलल चल रहा था। कौन सा काम, कि ये जो इनहेरिटेंस के लिए जो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं ये एक्चुअल में क्या है। तो एक एनसीईआरटी के फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ही लिखा हुआ है कि एक नैरो व्यू पॉइंट पे वो लोग पहुंच गए थे कि सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो ये एंटिटीज़ है ना, क्रोमोसोम्स, these are somehow responsible for the transmission of character from one generation to the another generation। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर ये जो मटेरियल पड़ा हुआ है, अभी हम इसको क्रोमोसोम बोल रहे हैं, ये मटेरियल केमिकली है क्या, इसका मॉलिक्यूलर नेचर है क्या, ये चीज़ है क्या। तो उस वक्त तक ये किसी को भी नहीं पता थी। तो सबके अंदर क्यूरोसिटी थी कि न्यूक्लियस के अंदर ये जो एंटिटीज़ प्रेजेंट हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी हेरिडिटी ट्रांसमिशन। तो ये चीज़ क्या है, ये क्या हो सकता है, इसका किसी को उस वक्त नहीं पता था कि ये डीएनए है, ये किस तरह का केमिकल न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ है, किस चीज़ के थ्रेड्स पड़े हुए हैं, क्या ये प्रोटीन है, क्या ये आरएनए है, या ये डीएनए है। तो ये जो सर्च, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो पड़ा था दैट वाज द जेनेटिक मटेरियल, ये हमें आज पता है कि वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। लेकिन इस कंक्लूजन तक कैसे पहुंचा गया कि ये जो जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर पड़ा है इट इज़ रियली डीएनए? क्योंकि उस वक्त तक लोगों की सोच क्या थी एक्चुअल में कि इट कुड बी दी प्रोटीन्स। वो क्या सोचते थे कि ये जेनेटिक मटेरियल क्या है, दीज आर प्रोटीन्स। तो उस चीज़ को भी वेरीफाई तो करना था ना कि एक्चुअल में प्रोटीन है, डीएनए है या आरएनए है। तो वहाँ से सर्च शुरू हुई कि एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है, इन तीनों में से डीएनए है, प्रोटीन है या आरएनए है। तो उसी को हम बोलते हैं सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल। जो भी मैंने बोला उसको इन शॉर्ट में बता दूं एक लाइन में कि आज के टाइम में हमें पता है कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। लेकिन हम कैसे इस कंक्लूजन पे अराइव हुए, हमें कैसे पता चला कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल, हमें वो जर्नी यहाँ पे पढ़नी है। तो सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल, तो इसके लिए सबसे पहला जो सर्च किया गया था वो किसने किया था? तो सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में सबसे पहले क्या बताएंगे कि देखो क्या हो चुका था, न्यूक्लियन की डिस्कवरी हो चुकी थी। मिशनर ने क्या किया, मिशर ने, सॉरी नॉट मिशनर, मिशर ने क्या कर दिया था, न्यूक्लियन की डिस्कवरी। और न्यूक्लियन से फिर क्या डिस्कवर हो चुके थे बेटा, न्यूक्लिक एसिड्स डिस्कवर हो चुके थे। इधर से जो मेंडल था उसने इनहेरिटेंस के बारे में सारी की सारी स्टडी की। तो दोनों के दोनों काम ना पैरेलल चल रहे थे। तो मेंडल की इनहेरिटेंस के लिए और इधर से न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी हो गई, और इसके साथ साथ काफ़ी सारे और साइंटिस्ट थे, लाइक मॉर्गन आ गया, फिर हमारे पास बोवेरी आ गया ना। इस तरह के बहुत सारे जो थे वो भी क्या चीज़, इनहेरिटेंस पे और साथ साथ इन चीज़ों पे काम कर रहे थे। तो सबको क्या क्यूरोसिटी हुई कि ये जो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल ये जो एंटिटीज़ हैं, एंटिटीज़ फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी ट्रांसमिशन। हेरिडिटी ट्रांसमिशन का मतलब समझते हो, इनहेरिटेंस।
के लिए एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल है क्या चीज़, क्या है वो चीज़, मतलब केमिकल नेचर उसका क्या है, व्हाट इज़ द केमिकल नेचर। इस जर्नी को हम क्या बोलते हैं, सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल। और वो सर्च कहाँ से शुरू हो जाती है, 1928 में सबसे पहले ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया गया बाय ग्रिफिथ। ग्रिफिथ कब, इन द ईयर 1928। तो सबसे पहली कोशिश की गई ग्रिफिथ के द्वारा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल मटेरियल लिया, इसको हम और क्या बोलते हैं, इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को हम बोलते हैं ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। क्या लिखते हैं हम इसका, दूसरा नेम क्या है, ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ज़्यादा पॉपुलर इसका ये नेम है, ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट के नाम से हम इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को जानते हैं। लेकिन हम हेडिंग कौन सी लिखते हैं, हम तो अपने एनसीईआरटी के कंटेंट के हिसाब से चलेंगे, तो मैं वही हेडिंग लेके आई हूँ। अदरवाइज बहुत सारी आपको, और अगर आप रेफरेंस बुक या टेक्स्ट बुक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये नॉर्मली ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट या ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के नाम से देखने को, पढ़ने को मिलेगा। तो किसने किया था, ग्रिफिथ ने, इन द ईयर 1928। उन्होंने क्या किया, ही टुक अ बैक्टीरियम, कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। उन्होंने किसके ऊपर काम किया, निमोनिया कोजिंग, निमोनिया कोज करने वाला ना बेटा एक बैक्टीरियम था। ये उन्होंने लिया अपना एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। और क्या नेम था उस बैक्टीरियम का, उसका नेम था बेटा, ध्यान रखना है इसको, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। अब देखो स्पेलिंग ध्यान से और इसका नेम भी ध्यान से, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो ये नहीं है कि मैं सिर्फ दिल रखने को मैं इसको लिख के दिखा रही हूँ। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये नेम हम याद रखेंगे। क्या है ये, निमोनिया कोज करने वाला बैक्टीरियम है। तो ये जो बैक्टीरियम है ना बेटा, इसके 2 स्ट्रेन्स मिलते हैं, 2 वेराइटीज़, मतलब 2 तरीके का मिलता है ये। इसकी 2 टाइप्स हैं। एक टाइप है बेटा एस स्ट्रेन या एस टाइप, एस ट्रेन लिख लीजिए या आप लिख लीजिए एस टाइप बैक्टीरियम मिलता है। दूसरा टाइप है इसका आर टाइप। ये जो निमोनिया कोज करने वाला बैक्टीरिया है, ये 2 तरीके का मिलता है, एक मिलता है एस तरीके का, एक मिलता है आर तरीके का। क्या डिफरेंस है, क्यों नेम है इनके एस और आर, क्योंकि बेटा इसका अपीयरेंस, इस बैक्टीरियम को अगर हम ध्यान से देखें ना अंडर द माइक्रोस्कोप, अगर इसका सेल देखें तो इसका सेल कैसा होता है, स्मूथ सेल। स्मूथ किसकी वजह से होता है, क्योंकि बेटा इसके ऊपर होती है ग्लाइकोकैलिक्स की कवरिंग प्रेजेंट होती है। ग्लाइकोकैलिक्स पता है ना, जब बैक्टीरिया पढ़ा था, बैक्टीरियम जब हमने पढ़ा था 11th क्लास में, तो उसमें आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है बैक्टीरियम की सेल वॉल। ये तो हो गई सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है बेटा सेल वॉल, और सेल वॉल के बाहर एक चिपचिपी सी लेयर इन सम बैक्टीरिया, नॉट ऑल, कुछ बैक्टीरिया के अंदर ये थर्ड एक चिपचिपी लेयर बाहर प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। और ये ग्लाइकोकैलिक्स लेयर कैसी होती है, चिपचिपी, डेसिकेशन प्रिवेंट करती है इस सेल की। तो इस चिपचिपी लेयर की वजह से इसका जो बाहर का जो आउटर टेक्सचर है ना बैक्टीरियम सेल का, वो कैसा आता है, स्मूथ। लेकिन यहाँ पे इसका नेम आर टाइप क्यों पड़ा, क्योंकि बेटा ये इसकी जो आउटर कवरिंग है बैक्टीरियल सेल की, दैट इज रफ। रफ किसकी वजह से है, यहाँ पे ये जो ग्लाइकोकैलिक्स का कोट है ना, ग्लाइकोकैलिक्स का जो कोट है, इट इज एब्सेंट हियर। वहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स का कोट क्या है, इट इज़ प्रेजेंट। वैसे मैंने प्लस लिख दिया था ऊपर, पर चलो मैं लिख देती हूँ। तो इसलिए हम इसको स्मूथ टाइप का बैक्टीरियम बोलते हैं, इसको रफ टाइप का बैक्टीरियम बोलते हैं। और क्या है, ये वाला जो स्ट्रेन है ना एस टाइप, ये कैसा है, इट इज़ पैथोजेनिक। ये एक्चुअल में कोज करता है निमोनिया, ये पैथोजेनिक है। और पैथोजेनिक के लिए हम क्या टेक्निकल टर्म यूज़ करेंगे, यहाँ पे हमारी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि ये स्ट्रेन कौन सा है, दिस स्ट्रेन इज विरुलेंट। विरुलेंट का मतलब क्या है, डिजीज कोजिंग,
पैथोजेनिक उसी को तो बोलते हैं ना, कोई चीज़ अगर डिजीज कोज कर रही है देन इट इज़ नोन एज पैथोजेनिक। ऐसे ही यहाँ पे जो रफ वाला है इट इज़ नॉन पैथोजेनिक। और नॉन पैथोजेनिक के लिए क्या टर्म यूज़ की गई है बुक में, दैट इज़ नॉन विरुलेंट। नॉन विरुलेंट मतलब कि किसी भी तरह का डिजीज कोज नहीं करेगा। कौन सी डिजीज कोज कर रहा है ये बैक्टीरियम, निमोनिया। जब इसको किसी एनिमल के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा तो उसका ये वाला स्ट्रेन अगर इंजेक्ट किया गया है तो वो निमोनिया कोज कर देगा, ये वाला किया गया है तो निमोनिया कोज नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टीज इस बैक्टीरियम की देखते हुए ग्रिफिथ ने क्या किया, इसके जो दो अलग अलग स्ट्रेन है ना इनको लेके मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स किए। और वो मल्टीपल एक्सपेरिमेंट क्या थे, 4 स्टेप्स में मैं आपको समझा देती हूँ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो बैक्टीरियम का स्ट्रेन था ना उन्होंने इंजेक्ट किया इस स्ट्रेन को इनटू अ माइस। तो सबसे फर्स्ट उन्होंने क्या किया, ये है माइस, और माइस के अंदर क्या डाल दिया बेटा, एस टाइप बैक्टीरियम। इस बैक्टीरियम का एस टाइप का स्ट्रेन डाल दिया किसके अंदर, माइस के अंदर। क्या किया गया, माइस इंजेक्टेड, आप चाहे सेंटेंस लिख लो, सब समझ गए ना, माइस को इंजेक्ट किया गया एस टाइप बैक्टीरियम से, क्योंकि एस टाइप बैक्टीरियम का क्या आप सॉल्यूशन बनाया और उसको इंजेक्शन में भरा और चूहे को उसका इंजेक्शन लगा दिया। तो क्या हुआ, व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन, द माइस डाइड। क्यों डाइड, पता होना चाहिए आपको। ये क्या था, पैथोजेनिक, देखो मैंने अभी लिखा है एस टाइप स्ट्रेन कैसा था, इट वाज विरुलेंट, डिजीज कॉजिंग था, बीमारी हुई, निमोनिया हुआ और माइस की डेथ हो गई। सेकंड केस, दूसरा माइस लिया गया, उसके अंदर अब डाला गया बेटा आर टाइप बैक्टीरियम। अब क्या हुआ, जो माइस था दैट सर्वाइव्ड। क्यों, आर टाइप क्या है हमारा, इट इज़ नॉन विरुलेंट, मतलब नॉन डिजीज कोजिंग। इस बैक्टीरिया से कुछ भी नहीं हुआ, बल्ले बल्ले हो गई माइस की, बच गया, चलो ठीक है। थर्ड हमने लिया, अगेन अगला एक्सपेरिमेंटल मेथड सेम रखा, मतलब माइस अलग अलग लिए, बहुत सारे चूहे थे उनके पास। उसके अंदर अब क्या इंजेक्ट किया, हीट किल्ड एस टाइप। एस टाइप जो पैथोजेनिक था, बीमारी कोज करने वाला था, उसकी ना हीट किलिंग कर दी। हीट किलिंग के बाद जब उसको इंजेक्ट किया गया माइस के अंदर, माइस अगेन सर्वाइव्ड। क्यों, भैया बैक्टीरिया को किल कर दिया हीट से, और वो कहाँ बीमारी कोज कर सकता था, क्योंकि यही तो पैथोजेनिक था। अब ये पैथोजेनिक रहा ही नहीं, हीट किलिंग हो गई तो माइस फिर बच गया। अब नेक्स्ट क्या किया उन्होंने, फोर्थ, अगेन माइस को लिया, लेकिन अब उन्होंने एक नया कॉम्बिनेशन बनाया। और वो नया कॉम्बिनेशन क्या था, हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया तो लिया जो कि नॉन पैथोजेनिक था, इसी के साथ मिक्स कर दिया उन्होंने सिंपल लाइव आर टाइप। लाइव क्यों लिखा है, क्योंकि इसको मत समझना कि ये हीट किल्ड है। इस कॉम्बिनेशन को नॉर्मल आर टाइप लिया और उसके अंदर हीट किल्ड एस टाइप डाल दिया। अब इस कॉम्बिनेशन से जब माइस को इंजेक्ट किया गया तो क्या हुआ, व्हाट शुड बी दी ऑब्जर्वेशन, क्या सोच रहे हो आप, बताओ क्या आ रहा है आपके दिमाग में। आर टाइप तो डिजीज कोज कर ही नहीं पा रहा था, नॉन पैथोजेनिक था, ऑब्वियसली माइस सर्वाइव करेगा। और हीट किल्ड से भी क्या हो रहा था, उसको कोई बीमारी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि एस टाइप तो क्या था, इनएक्टिव हो गया हीट से। तो ये दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन कहाँ लेके जा रहे हैं हमें, किस कंक्लूजन पे लेके जा रहे हैं कि माइस विल डेफिनेटली सर्वाइव बट माइस डाइड। अब यहाँ से मची बेटा खलबली किसके दिमाग में, इन द माइंड ऑफ ग्रिफिथ। माइस क्या हुआ, माइस डाइड। और ये आया एक टर्निंग पॉइंट, क्यों मरा ये चूहा, क्यों मरा, ना तो आर डिजीज कोज कर सकता था और ना ही हीट किल्ड एस टाइप कर सकता था। तो इसमें निमोनिया हुआ कैसे, निमोनिया अगर हुआ भी, क्योंकि निमोनिया की वजह से ही डेथ हुई, तो निमोनिया तो ना ये कोज कर पा रहा था ना ये कोज कर पा रहा था। तो उसने ये जानने के लिए कि इसकी डेथ किस वजह से हुई, उसने इसकी डायसेक्शन की, उसने इस चूहे की स्टडी की, और स्टडी में उसकी बॉडी से पता है उसको क्या मिला, ग्रिफिथ रिकवर्ड live S type from
माइस बॉडी, देखो क्या हुआ, उसने एस टाइप डाला ही नहीं लाइव, लेकिन उसकी बॉडी से लाइव एस टाइप मिला, जिसकी वजह से उसको निमोनिया हुआ, निमोनिया की वजह से उसकी डेथ हो गई। तो डेथ के बाद हम लोग का भी पोस्टमार्टम कई बार को अगर ऐसे वैसे मतलब अननोन हो कि डेथ किस वजह से हुई, नेचुरल डेथ नहीं हुई, तो पोस्टमार्टम में पता लगाते हैं ना पोस्टमार्टम करके कि क्या रीजंस रहे होंगे डेथ के। तो ऐसे ही माइस की जब इस चूहे की डेथ हुई तो उसकी बॉडी का जब उन्होंने स्टडी किया तो उसमें से उनको क्या रिकवर हुआ, एस टाइप का लाइफ बैक्टीरियम, जो उन्होंने इंजेक्ट ही नहीं किया था। ये कैसे हो गया? अब ये चीज़, ये जो फोर्थ स्टेप है ना, इसकी वजह से ही अराइव्ड ऑन द कंक्लूजन दैट समथिंग वॉज देयर, या समथिंग वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस हीट किल्ड एस टाइप टू दी आर टाइप, जिसने आर टाइप को किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया, इनटू दी एस टाइप। क्या कंक्लूजन था? मैं इस कंक्लूजन को यहीं पे लिख देती हूँ बेटा। व्हाट ही कंक्लूडेड, इसका कंक्लूजन क्या था? समथिंग, और इस समथिंग को ग्रिफिथ ने क्या बोला, सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर भी लाइन लिखी हुई है, सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम heat killed S type bacterium to live R type bacterium, and the later transformed into live S type. This was the conclusion of the experiment. उन्होंने कहा कुछ तो हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ थी कि ये मरा क्यों, ये क्यों मरा, एस टाइप की वजह से मरा। लेकिन एस टाइप तो मैंने हीट किल्ड डाला था, ये जिंदा का एस टाइप कहाँ से मिला? उनको फिर क्या, किस कंक्लूजन पे वो अपनी स्टडीज से पहुंचे? उन्होंने क्या कहा कि ये जो हीट किल्ड एस टाइप था ना, इस हीट किल्ड एस टाइप में से कुछ तो ऐसा हुआ है, इसके पास कुछ ऐसा था जो इसने लिया, आर टाइप की बैक्टीरियम ने एब्जॉर्ब किया, और वो आर टाइप का बैक्टीरियम किसके अंदर चेंज हो गया, इनटू दी एस टाइप। और एक्चुअल में पता है क्या हुआ था? बैक्टीरियम के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है बेटा जिसको हम बोलते हैं कॉम्पिटेंस। क्या बोलते हैं? कॉम्पिटेंस। ये आपको कहीं ना कहीं पढ़ने को आया होगा। इस कॉम्पिटेंस की वजह से बैक्टीरियम के अंदर क्या कैपेबिलिटी होती है, अगर इसके आसपास कोई और जेनेटिक मटेरियल पड़ा हो ना तो उसको ये एब्जॉर्ब कर सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्पिटेंस। तो ये क्या था? हीट किल्ड एस टाइप। अब हीट किल्ड एस टाइप से क्या हुआ? हीट किलिंग से वो किल हुआ, लेकिन डीएनए को तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, डीएनए तो अभी भी पड़ा हुआ है। सेल किल हो गई हीट से, लेकिन डीएनए तो इसके अंदर पड़ा हुआ था एस टाइप बैक्टीरिया की मरी हुई सेल के अंदर। और ये क्या था? लाइव आर टाइप। अब लाइव आर टाइप बैक्टीरिया के अंदर क्या है? कॉम्पिटेंस, ये प्रॉपर्टी है। उसने क्या किया? एस टाइप के डीएनए को एब्जॉर्ब कर लिया, और एब्जॉर्ब करने के बाद अब उसके डीएनए में ही तो क्या था? क्या था? डिजीज कोज करने वाला जीन था। और वो जीन पता किस चीज़ का था? जो ग्लाइकोकैलिक्स कवरिंग है ना वो। अब एस टाइप ही तो बना पा रहा था ग्लाइकोकैलिक्स, क्योंकि इसके पास क्या थे? जीन प्रेजेंट थे ग्लाइकोकैलिक्स बनाने वाले। लेकिन आर टाइप के पास ग्लाइकोकैलिक्स कोट बनाने वाले जीन नहीं थे, इसलिए रफ था, इसके पास ग्लाइकोकैलिक्स की कवरिंग नहीं थी। लेकिन क्या किया? जब इस हीट किल्ड एस टाइप के साथ आर टाइप को रखा गया तो आर टाइप ने क्या किया? इस हीट किल्ड एस टाइप का डीएनए एब्जॉर्ब कर लिया। उस डीएनए के पास क्या थे? ग्लाइकोकैलिक्स कोट बनाने वाले जीन्स थे। तो जब वो डीएनए इस आर टाइप के पास आया तो वो डीएनए वहाँ के एक्सप्रेस कर गया, उसके वो जो जीन थे, ये वाला डीएनए जब इसमें ट्रांसफ़र हुआ तो एस टाइप का डीएनए वहाँ पे आके उसको लाइव मशीनरी मिल गई, और उसने ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर दिया, ट्रांसलेशन स्टार्ट कर दिया। तो वो जो जीन एस टाइप के थे वो यहाँ आके एक्टिव हो गए, और उन्होंने क्या बना दिया? ग्लाइकोकैलिक्स का कोट। और उसी के अंदर क्या थी? पैथोजेनिसिटी। उसी के अंदर थे डिजीज कोजिंग प्रॉपर्टीज़। और क्या हो गया? तो ये आर टाइप किस में चेंज हो गया? इसके बाहर भी क्या आ गई? ग्लाइकोकैलिक्स की कवरिंग आ गई।
जो कहाँ से आई, इस एस टाइप के डीएनए को एब्जॉर्ब किया था ना, उस डीएनए के पास जीन थे ग्लाइकोकेलिक्स कोड बनाने वाले, तो ये भी किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, इनटू एस टाइप। और एस टाइप क्या था, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियम, जिसकी वजह से ये माइस मर गया और इसकी बॉडी से जो एस टाइप मिला वो यही एस टाइप था। ये आर ने अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लिया, एस टाइप में। क्यों, क्योंकि इसके पास में जो मरा हुआ बैक्टीरियम पड़ा था ना, उसका डीएनए ड्यू टू कॉम्पिटेंस इसने एब्जॉर्ब कर लिया था। ये हमें आज पता है, उस वक्त ग्रिफिथ को नहीं पता था। तो ग्रिफिथ ने अंदाज़ा लगाया कि क्या हुआ, ये एस टाइप कहाँ से आया, ये एस टाइप क्या हुआ होगा, ये आर टाइप किसी ना किसी तरह एस में कन्वर्ट हुआ। कैसे कन्वर्ट हुआ, कुछ तो हीट किल्ड एस टाइप में से कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इसके अंदर एंटर हुआ है, जिसकी वजह से ये आर टाइप किस में कन्वर्ट हो गया, इनटू द एस टाइप। और उसने क्या कॉज की, डिजीज़, और चूहे की क्या हो गई, डेथ। तो इसीलिए हम इस एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं, दिस इज़ नोन एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। लेकिन बेटा ये सिर्फ उसका एक अंदाज़ा था, वो बता ही नहीं पाया, यहाँ से वो बता ही नहीं पाया कि दिस वॉज द जेनेटिक मटेरियल, दिस वॉज द डीएनए विच एंटर्ड फ्रॉम दी, कहाँ से, एस टाइप से किस में घुस गया था, आर टाइप के अंदर। वो नहीं इससे फर्दर एक्सप्लेनेशन दे पाया। फिर सेकंड हमारे पास कौन आते हैं, दैट इज़ बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसका मीनिंग समझते हो क्या है, जो ये सब कुछ हुआ उसको केमिकली प्रूव करने की कोशिश की गई 3 फेलोज ने। उसके बाद काम हुआ किसका, कौन कौन आए पिक्चर में, एक तो था बेटा ऑसवाल्ड एवरी, ऑसवाल्ड एवरी, मैकलॉयड एंड मैककार्टी। ये फेलोज थे बेटा 3। इन 3 लोगों ने ना, इन्होंने भी एक बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन, मतलब इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की, क्योंकि इन्होंने ग्रिफिथ की जो भी थ्योरीज थी, जो भी इन्होंने अपना जो भी प्रिंसिपल दिया, उसको इन्होंने दोबारा से इन विट्रो रिपीट किया, दोबारा से उस एक्सपेरिमेंट को करके देखा, और इनको भी सेम ही रिजल्ट मिले। फिर उस सेम रिजल्ट के पीछे इन्होंने फिर थोड़ा सा उसको और आगे फर्दर उसको परस्यू किया, सोचा कि एक्चुअल में क्या चीज़ थी, क्या क्या चीज़ निकल के गई हीट किल्ड एस टाइप से, जिसने आर टाइप को एस में बदल दिया। तो इनके इस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन, क्योंकि इन्होंने क्या 2 काम किए थे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया, इन विट्रो, इन्होंने क्या किए थे, इन विट्रो एक्सपेरिमेंट्स, लैब कंडीशन के अंदर इन्होंने स्टडीज, और साथ में इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है बायोकेमिकली प्योरीफाई किया सब्सटेंसेस को, प्योरीफाइड सब्सटेंसेस फ्रॉम बैक्टीरियम। कौन कौन से सब्सटेंसेस, इन्होंने डीएनए निकाल लिया, इन्होंने आरएनए निकाल लिया, इन्होंने प्रोटीन निकाल लिया। देखो सबसे पहले ना यहाँ पे भी एक बात समझने वाली है, ग्रिफिथ ने काम कर दिया, अभी तक किसी को नहीं पता कि वो क्या चीज़ निकल के गई, बस उसने तुक्का लगाया कि कुछ एस टाइप में से निकल के आर टाइप में चला गया, जिसकी वजह से आर टाइप एस टाइप बन गया। तो उसके बाद भी लोगों को क्या पता था कि प्रोटीन हो सकता है किसी भी सेल के न्यूक्लियस के अंदर। भी लोगों के दिमाग में एक अफवाह थी कि प्रोटीन इज़ दी जेनेटिक मटेरियल। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर जो सब्सटेंसेस, जो एंटिटी प्रेजेंट है, दीज आर दी बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और वो इनहेरिटेंस के पीछे कौन हो सकता है, लोगों का पूरा शक था कि ये प्रोटीन्स होंगे। पक्का 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 प्रोटीन थे उनके माइंड में कि प्रोटीन इज़ दी जेनेटिक मटीरियल। तो यही इन लोगों के माइंड में भी उस वक्त चल रहा था। लेकिन इन्होंने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को दोबारा से स्टडी करना शुरू किया, और साथ में क्या किया, वो जो एस टाइप बैक्टीरियम था ना, उसमें से इन्होंने कौन सा, एस हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरियम में से उन्होंने केमिकली प्योरीफाई कर लिया, किसको, डीएनए को, आरएनए को और प्रोटीन। कहाँ से, मैं लिख देती हूँ कौन सा बैक्टीरियम है ये, हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरियम में से उन्होंने ये 3 सब्सटेंसेस जो है प्योरीफाई कर लिए। क्या किया फिर, इन्हीं से उसने एक्सपेरिमेंट किया। व्हाट वाज देयर एक्सपेरिमेंट, उन्होंने क्या किया, इन्होंने ली बेटा 3 टेस्ट ट्यूब्स। देखो दिस इज़ फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, दिस इज़, चलो इनको थोड़ी छोटी बनाते हैं, इतनी बड़ी टेस्ट ट्यूब की हमें ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, सेकेंड टेस्ट ट्यूब एंड
थर्ड टेस्ट ट्यूब। तो दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। 3 टेस्ट ट्यूब ली और उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस टाइप, क्योंकि उन्होंने भी सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। तो जो हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरियम था ना बेटा, अब उन्होंने अकेला एस टाइप लिया, उसको हीट किल किया और उसके अंदर से केमिकली क्या एक्सट्रैक्ट कर लिए, प्रोटीन एक्सट्रैक्ट कर लिया, डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया और क्या एक्सट्रैक्ट कर लिया, आरएनए। क्योंकि इन 3 चीज़ों पे ही शक हो रहा था कि क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल थी जो हीट किल्ड एस टाइप से निकल के आर में गई थी और उसको एस में कन्वर्ट कर ली। उनको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल नेचर देखना था। तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर उन्होंने क्या डाल दिया, इसके अंदर उन्होंने डाल दिया डीएनए। कहाँ से, जो उन्होंने किससे निकाला था, हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरियम से। दूसरी टेस्ट ट्यूब में उन्होंने क्या डाल दिया, उसी बैक्टीरियम से निकला हुआ आरएनए। तीसरी टेस्ट ट्यूब में उन्होंने क्या डाल दिए, प्रोटीन्स। कहाँ से, उसी हीट किल्ड बैक्टीरिया की बॉडी से निकाल के क्या डाल दिए, प्रोटीन्स। चलो एक काम ये हो गया। अब दूसरा फिर उन्होंने क्या किए, इनके अंदर डाले बेटा एंजाइम्स। या आप एक काम करो, तीनों के अंदर तीनों चीज़ें आप डाल सकते हो। तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर उन्होंने क्या डाला, डीएनए भी डाला, आरएनए भी डाला और उन्होंने प्रोटीन्स भी डाल दिए। यहाँ पे भी डीएनए भी डाला, आरएनए भी डाला और प्रोटीन्स भी डाले। इधर भी ऐसा ही कर लेते हैं और इजी हो जाएगा आपको समझना। डीएनए भी डाल दिया, आरएनए भी डाल दिया और प्रोटीन्स भी डाल दिए। ठीक है, ये है थर्ड टेस्ट ट्यूब। तो तीनों में जो हीट किल्ड एस टाइप से निकले हुए जो केमिकल्स से तीनों के अंदर डाल दिए। अब उन्होंने क्या किया, इसके अंदर ऐड करवा दिया बेटा एक एंजाइम जिसको हमने बोला डीएनएज। इसके अंदर उन्होंने एक एंजाइम डाल दिया जिसका नेम है आरएनएज। और आप तो 12th क्लास में हो, आप समझ गए होंगे ये एंजाइम कौन है। ये तीसरा एंजाइम डाला जिसका नेम था प्रोटीएज। डीएनएज आपको पता है क्या करेगा, ये तीनों चीज़ें हैं ना, इनमें से डीएनए को डाइजेस्ट कर लेगा। चलो मैं इधर इतनी खिचड़ी नहीं पकाती, साइड में लिख देते हैं। तो ये क्या करेगा, ये वाला जो एंजाइम है ये क्या करेगा, डाइजेस्ट डीएनए फ्रॉम मिक्सचर। मिक्सचर किसका, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का। ये आरएनए क्या करेंगे, आरएनए क्या करेगा, ये डाइजेस्ट कर लेगा आरएनए को, डाइजेस्ट आरएनए। और प्रोटीएज क्या होता है, जो डाइजेस्ट कर लेगा प्रोटीन्स को, डाइजेस्ट प्रोटीन। ओके, चलो 2 स्टेप कर लिए हमने। क्या किए, टेस्ट ट्यूब के अंदर सबसे पहले हीट किल्ड एस टाइप में से जो भी डीएनए, आरएनए, प्रोटीन निकाले थे, सिर्फ वो तीनों में डाल दिए गए अलग अलग में। फिर तीनों टेस्ट ट्यूब में एक में डीएनए एंजाइम डाल दिया ताकि इसमें से डीएनए को खा जाए वो और आरएनए प्रोटीन बचे। इसमें आरएनए डाल दिया ताकि डीएनए और प्रोटीन बच जाए, आरएनए को खा जाए। और यहाँ पे प्रोटीएज एंजाइम क्या करेंगे, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर जाएंगे, डीएनए और आरएनए बच जाएंगे। अब क्या किया गया, अब उन्होंने इसके अंदर डाल दिया बेटा आर टाइप बैक्टीरियम। अब क्या किया गया, इसके अंदर ऐड करवा दिया गया बेटा क्या, यहाँ पे डाला गया आर टाइप बैक्टीरियम। इसके अंदर भी ऐड करवा दिया गया आर टाइप बैक्टीरियम। इसके अंदर भी ऐड करवा दिया गया आर टाइप बैक्टीरियम। अब ये जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन बन गया है ना, अब इन सॉल्यूशंस को क्या किया गया, इसको भी इंजेक्ट कर दिया गया माइस में, इसको भी इंजेक्ट कर दिया गया बेटा माइस में, और इसको भी इंजेक्ट कर दिया गया माइस में। चलो अब हो जाओ शुरू, चलाओ अब अपना दिमाग, बताओ कौन सा माइस सरवाइव किया होगा। सोचो सोचो, सोचने का ही काम है, कुछ भी नहीं है। एक्सपेरिमेंट तो मैंने सारा बता दिया, बुद्धि चलाओ, क्योंकि आपको तो सारे रिजल्ट्स आज के टाइम में पता है कि डीएनए शुड बी दी जेनेटिक मटेरियल। इस वाली टेस्ट ट्यूब को देखो बेटा, यहाँ पे क्या था, प्रोटीएज डाला था ना, प्रोटीएज डालने से क्या हुआ, सिर्फ प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, लेकिन डीएनए आरएनए बचे हुए थे। और ये जो डीएनए किसका था, एस टाइप का। इस डीएनए को, क्योंकि अब इसमें हमने आर टाइप भी डाल दिया, इस आर टाइप ने इस डीएनए को एब्जॉर्ब किया, और ये डीएनए किसका था, एस का था। और ये किस में चेंज हो गया, दिस आर टाइप ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एस टाइप। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो आर टाइप था ये किस में चेंज हो गया, एस टाइप में। और चेंज होने की वजह से क्या हुआ, डेथ ऑफ द माइस। चलो दूसरे केस पे आ जाओ। दूसरे केस में क्या हुआ,
आरएनएस डालें, आरएनए डाइजेस्ट हो गया, डीएनए बचा हुआ, प्रोटीन बचा हुआ है। तो ये जो आर टाइप वाला है, इसको यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, डीएनए इज अवेलेबल, किसका, हीट किल्ड एस टाइप का। ये डीएनए इसका नहीं है, ये मैंने आपको बार बार बताया। देखो डीएनए किसका है, मैंने यहीं पे लिख दिया, हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया से उन्होंने ये 3 चीज़ें निकाली और इन विट्रो एक्सपेरिमेंट्स किए। इन विट्रो का मतलब लैब कंडीशन में टेस्ट ट्यूब के अंदर एक्सपेरिमेंट्स किए। तो यहाँ पे भी आर टाइप बैक्टीरिया ने इस डीएनए को टेकअप किया और क्या हो गया, यहाँ पे भी ये जो आर टाइप था बेटा किस में चेंज हो गया, इनटू दी एस टाइप, और जिसकी वजह से माइस अगेन डाइड। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इन दी फर्स्ट केस द माइस सर्वाइव्ड। क्यों, यहाँ पे मैं पहले ही लिख देती हूँ रिजल्ट कि माइस सर्वाइव्ड। क्यों 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 क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ हमने डाले थे डीएनएस, डीएनए ने क्या किया, डीएनएस एंजाइम ने डीएनए को डाइजेस्ट कर लिया, डीएनए बचा ही नहीं बचा। तो आर टाइप जो बैक्टीरियम था वो ना आरएनए को टेकअप करता है ना प्रोटीन्स को, वो सिर्फ उसकी इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, 11th में हमने पढ़ा भी था बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। जहाँ हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं ना इन बैक्टीरिया, वहाँ हमें ये पढ़ाया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो आर टाइप बैक्टीरिया जब ट्रांसफॉर्मेशन करेगा तो वो क्या करेगा, सिर्फ डीएनए को एब्जॉर्ब करता है। तो डीएनए अवेलेबल था ही नहीं, डीएनए जब अवेलेबल था ही नहीं तो ये आर टाइप एस में कन्वर्ट हुआ ही नहीं। तो ये जो आर टाइप बैक्टीरियम था इसको चेंज होना था किस में, एस टाइप में। लेकिन वो तभी चेंज होता है अगर डीएनए प्रेजेंट। अब यहाँ डीएनए प्रेजेंट था ही नहीं तो ये इसमें चेंज नहीं हुआ, तो स्मूथ एस टाइप बना ही नहीं, तो माइस सर्वाइव्ड। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चल रहा है हमें कि इट वॉज दी डीएनए जो हीट किल्ड एस टाइप में था और आर टाइप ने उस डीएनए को पकड़ा और ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू द लाइव एस टाइप। लेकिन वेरी बैड लक, इन 3 लोगों ने इतना बायोकेमिकली इतने बढ़िया एक्सपेरिमेंट से लोगों की आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन उस टाइम के जो कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट थे ना, दे वर ऑल एनॉयड। ऐसे थोड़ी होता है, झूठ है, हम नहीं मानते। दे वर नॉट कन्विंस्ड एट ऑल। तो ये एक्सपेरिमेंट को किसी ने नहीं माना, क्योंकि इनका कंक्लूजन क्या था, आप पहले इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन लिख लीजिए बेटा। इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या था, क्योंकि यहाँ पे इनके कंक्लूजन्स पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसका कंक्लूजन था कि ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या, वो समथिंग जिसको हम समथिंग कह रहे थे कि वो निकली है हीट की लेस टाइप से और चली गई है आर टाइप के पास और आर टाइप को बना दिया है लाइव एस टाइप, उस चीज़ को हमने कहा था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है, दैट शुड बी डीएनए। दिस वॉज द कंक्लूजन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, बट none of the contemporaries were convinced, they were all annoyed। हम नहीं मानते, आप झूठ बोल रहे हैं। तो कैसे अब उनको समझाया जाए। फिर बेटा हमारे पास लास्ट आता है जिसको हम बोलते हैं हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, या एनसीईआरटी के अंदर इसको लिखा हुआ है हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट ही लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं, ये किस नेम से ज़्यादा पॉपुलर है, दिस इज़ नोन एज द अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ द डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। अनइक्विवोकल प्रूफ का मतलब समझते हो ना, वो लास्ट स्टेटमेंट जिसके बाद जज को भी मानना पड़ेगा कि यही 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 कौन है, कातिल है। तो यहाँ पे कातिल नहीं हमें ढूंढना था, हमें क्या ढूंढना था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो एवरी ने, मैकलॉयड और मैककार्टी ने एक्सप्लेन कर दिया बायोकेमिकली, उस चीज़ को प्रूफ भी कर दिया कि देखो डीएनए आ रहा है, क्योंकि अगर प्रोटीन या आरएनए होते तो देखो यहाँ प्रोटीन और आरएनए दोनों प्रेजेंट है फर्स्ट में, क्यों नहीं यहाँ पे लाइव एस बना। यहाँ पे भी प्रोटीन तो था पर यहाँ पे प्रोटीन के होने के बावजूद ये डीएनए था जो कोज करवा रहा था कन्वर्जन आर टाइप की एस टाइप के अंदर, लेकिन किसी ने नहीं माना। तो हर्शी एंड चेज का फाइनल एक्सपेरिमेंट था और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट दिया दैट वाज द अनइक्विवोकल प्रूफ। फाइनल स्टेटमेंट थी कि अब इसके बाद तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो हर्शी एंड चेज का क्या एक्सपेरिमेंट था बेटा, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या लिया, बैक्टीरियोफेज। कौन सा बैक्टीरियोफेज, लैम्डा बैक्टीरियोफेज।
है ना। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में भी आपको बताया गया होगा। अच्छा यहाँ पे तो इन्होंने नहीं लिखा, चलो हमें कुछ भी नहीं लेना। तो इन्होंने बैक्टीरियोफेज लिया। लैम्डा क्या होता है बैक्टीरियोफेज, सबको पता है ना बैक्टीरियोफेज क्या होता है। दोज वायरसेस विच अटैक या इन्फेक्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, बैक्टीरियोफेज। और बैक्टीरियोफेज को क्या किया गया, ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर छोड़ दिया गया कि भैया इसके ऊपर इन्फेक्शन करो। और लेकिन ये जो बैक्टीरियोफेज थे इसका इन्होंने क्या किया, बैक्टीरियोफेज उन्होंने लिए बेटा, इन बैक्टीरियोफेज की पहले उनको कॉलोनी बनानी थी। कॉलोनी बनाने का मतलब क्या, वायरस का नंबर मतलब मल्टीप्लाई करना था। तो मल्टीप्लाई कहाँ करवाएंगे, कल्चर मीडियम में। अब वो कल्चर मीडियम किस चीज़ का, वायरस के पास अपनी मशीनरी तो होती नहीं, किसी और की मशीनरी यूज़ करके ये अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो वो मशीनरी क्या है, कोई बैक्टीरियल सेल दी गई। और बैक्टीरिया किस पे ग्रो करता है, कल्चर मीडियम। उस कल्चर मीडियम के अंदर क्या डाल दिया गया बेटा, एक कल्चर मीडियम के अंदर तो डाल दिया गया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, और एक के अंदर डाल दिया गया रेडियो एक्टिव सल्फर। तो ये है कल्चर मीडियम रिच इन रेडियो एक्टिव सल्फर। ये हमने हमारे एक्सपेरिमेंट में भी दिखाया गया। देखो रेडियो एक्टिव सल्फर या रेडियो लेबल्ड सल्फर आप उसको बोल सकते हो। तो जिसको हम लिखते हैं S35 से, है ना। क्या है इसका सिंबल, क्या होता है S35। और दूसरा जो कल्चर मीडियम उन्होंने लिया, कल्चर मीडियम रिच इन रेडियो एक्टिव या रेडियो लेबल्ड फॉस्फोरस, नॉट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस P32। तो ये फॉस्फोरस का क्या है, रेडियो एक्टिव फॉर्म है P32। बाकी आपको पता है ना नॉर्मल, हमने कौन कौन सा इनका, क्योंकि हर एक की, जैसे हाइड्रोजन में आप लेते हो 3 आइसोटॉप्स होते हैं ना उसके, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम। तो इनमें से क्या होता है, कौन सा ट्रीटियम कि कौन सा, वो एक रेडियो एक्टिव होता है ना ट्रीटियम, हाँ। तो इसी तरह ये सल्फर का आइसोटॉप है S35 जो क्या है रेडियो लेबल्ड रेडियो एक्टिव है। ऐसे ही फॉस्फोरस का ये एक आइसोटॉप है जो क्या है रेडियो एक्टिव है। तो इनको कल्चर मीडियम में डाल दिया गया और इसके अंदर इस बैक्टीरियोफेज को एलो किया गया कि आप अपना नंबर बढ़ाओ। तो जब ये बैक्टीरियोफेज ऐसे कल्चर मीडियम के अंदर उगेंगे जिसके अंदर मतलब मल्टीप्लाई होंगे जिसके अंदर सल्फर रेडियो एक्टिव था, तो इन बैक्टीरियोफेज के अंदर भी क्या आ जाएगी, रेडियो एक्टिविटी। तो क्या हो जाएगी, रेडियो एक्टिविटी विल बी इंड्यूस्ड, रेडियो एक्टिविटी इंड्यूस्ड। लेकिन कहाँ पे, अब अगर आपको 11th क्लास में अगर आपने वायरसेस अच्छे से पढ़े हैं तो आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है। बाहर होता है कैप्सिड कोट, फिर होती है उसकी नेक, फिर यहाँ पे होते हैं उसके टेल फाइबर मतलब बेस प्लेट, और उससे क्या निकल रहे होते हैं, टेल फाइबर्स। दीज आर मेंट फॉर अटैचमेंट। यहाँ पे क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। ये क्या है बाहर, कैप्सिड। कैप्सिड किस चीज़ की बनी होती है, प्रोटीन्स। और प्रोटीन का एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सल्फर। मतलब यहाँ पे जो बैक्टीरियोफेज उगेंगे उनके जितने भी प्रोटीन कोट हैं वो क्या हो जाएंगे, उनके प्रोटीन कोट के अंदर क्या आ जाएगी, रेडियो एक्टिविटी। और रेडियो एक्टिविटी को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कैसे, रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक्स होती हैं। तो उन ट्रेसर टेक्निक से जब हम किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को देखना चाहें ना तो वो ग्लो करता है एक पर्टिकुलर लाइट में, तो पता चल जाता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट है, तो वो ग्लो करेगा ट्रेसर टेक्निक से। तो इनको हम मतलब रेडियो एक्टिव क्यों यूज़ किया, क्योंकि इनको ईजिली डिटेक्ट किया जा सकता है। अच्छा ये वाले जिनको P32 के मीडियम में ग्रो किया गया था उनके अंदर भी रेडियो एक्टिविटी इंड्यूस हुई, रेडियो एक्टिविटी इंड्यूस हुई उनके अंदर भी। लेकिन कहाँ पे हुई, ये फॉस्फोरस। फॉस्फोरस किसका कंपोनेंट है, फॉस्फोरस कंपोनेंट है बेटा डीएनए का। डीएनए के अंदर होता है ना नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो यहाँ पे क्या है, P32। यहाँ पे इन वाले फेजिस का प्रोटीन नॉर्मल था, प्रोटीन कोट, लेकिन इनका डीएनए क्या हो गया, रेडियो एक्टिव। और इनके जो प्रोटीन कोट थे वो हो गए रेडियो एक्टिव। तो यहाँ पे हम लिख दें, यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी इंड्यूस किस में हुई, इन दी डीएनए
क्योंकि फॉस्फोरस वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डीएनए और ये सल्फर किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, प्रोटीन का। तो यहाँ पे जो रेडियो एक्टिविटी इंड्यूस हुई वो कहाँ हुई, इन द प्रोटीन कोट ऑफ द बैक्टीरियोफेज। चलो ठीक है, तो दो तरह के हमारे पास बैक्टीरियोफेज आ गए। दिस वाज द बेसिस। अब एक्सपेरिमेंट क्या था, ये है हमारा एक्सपेरिमेंट और ये कहाँ से लिया है हमने पिक्चर, हमारी एनसीईआरटी की बुक से। अब देखो ये वो फेज है बेटा जिसकी ये जो कैप्सिड है ना रेड कलर की, ये कैप्सिड रेडियो एक्टिव प्रोटीन कैप्सूल, यहाँ रेडियो एक्टिविटी इसके कोट में है। यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी कहाँ है, डीएनए के अंदर है, क्योंकि इसको P32 पे ग्रो किया गया था एंड फॉस्फोरस इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ किसका, डीएनए का। चलो अब इन फेजिस को अलाउ किया गया कि जाओ ई कोलाई बैक्टीरिया आपको दे दिया गया है, इसको इन्फेक्ट करो जाके। ये कौन सा बैक्टीरियम है, दिस इज ई कोलाई बैक्टीरियम। सिमिलर हियर, क्या है ये ई कोलाई बैक्टीरियम। तो देखो फर्स्ट स्टेप क्या है एक्सपेरिमेंट का, इन्फेक्शन। बैक्टीरियोफेजेस आर अलाउड टू इन्फेक्ट द बैक्टीरियल सेल। कैसे इन्फेक्ट करते हैं, आके बैक्टीरिया के ऊपर बैठ जाएंगे, यहाँ पे ड्रिल करेंगे और उस ड्रिल से जो इनका जेनेटिक मटेरियल है, देखो ये अंदर आता दिख रहा है, जेनेटिक मटेरियल अंदर एंटर कर गया और बाहर सिर्फ क्या रह जाता है, इनका प्रोटीन कोट। ठीक है, पहला स्टेप हो गया इन्फेक्शन। दूसरे स्टेप में फिर क्या की गई, इनकी ब्लेंडिंग। जैसे ब्लेंडर में डाल के हम घुमा देते हैं ना चीज़ों को, तो ऐसे ही ब्लेंडर के अंदर डाला गया और इनको घुमा दिया गया। किस वजह से, ताकि इनके साथ जो अटैच्ड प्रोटीन कोट हैं, जो इनके ऊपर ही अदरवाइज चिपके रहते, प्रोटीन कोट का तो कुछ करना नहीं है, तो प्रोटीन कोट जो इनके ऊपर खाली पड़े हुए हैं वो इनसे सेपरेट हो जाए, हो गए। फिर तीसरा स्टेप क्या किया गया, इनकी सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन समझते हो, किसी भी चीज़ को जब जोर जोर से एजिटेट किया जाता है, मतलब लैब के अंदर ना एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है बेटा, उसके अंदर छोटे छोटे खांचे मोल्ड बने होते हैं जिसमें आप बड़े इजीली ऐसे टेस्ट ट्यूब्स को डाल सकते हो। तो टेस्ट ट्यूब्स के अंदर सब्सटेंसेस डाल के ना, ये वाला जो मिक्सचर है, ये जो कल्चर मीडिया था बैक्टीरिया का और जो इन्फेक्ट हो चुके हैं विद दी बैक्टीरियोफेज, उनके सॉल्यूशन को टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला गया और सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन पे रख दिया और आरपीएम सेट कर दिए, 1000 आरपीएम या 500 या 1500, जितनी भी स्पीड से आपको घुमाना। और वो टेस्ट ट्यूब ऐसे घुमा डालते हैं ना उनको, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सोल्यूशन होता है वो अच्छे से सेंट्रीफ्यूगेट हो जाता है, एजिटेट हो जाता है। उससे क्या होता है बताओ, उससे ये जो मटेरियल्स उससे क्या होंगे, जो भारी वाली चीज़ें होती हैं, मतलब ये डेंसिटी ग्रेडियंट पे काम करता है। जो भारी चीज़ें हैं, हैवी पार्टिकल्स, वो नीचे बैठ जाएंगे और जो हल्की चीज़ें हैं वो सुपरनेटेंट की फॉर्म में ऊपर तैरने लगेंगी। तो इनको भी जब सेंट्रीफ्यूज करवाया गया तो हमारे पास क्या मिला, सुपरनेटेंट भी मिला और हमारे पास जो नीचे डेब्रिस थी वो भी मिली। यहाँ पे भी सुपरनेटेंट भी मिला और डेब्रिस भी मिली। तो जब इस सुपरनेटेंट और डेब्रिस को टेस्ट किया गया रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक से, तो यहाँ पे जो रेडियो एक्टिविटी है वो कहाँ पे मिली, सुपरनेटेंट में मिली, लेकिन जो नीचे हैवी सब्सटेंस जो डेब्रिस था उसमें नहीं मिली। यहाँ पे जो रेडियो एक्टिविटी मिली वो डेब्रिस में मिली, सुपरनेटेंट में बिल्कुल भी नहीं मिली। और सुपरनेटेंट में क्या होता है, हल्की चीज़ें। हल्की चीज़ क्या थी, वायरस का जो कोट हमने सेपरेट किया था ना, वो कोट क्योंकि हल्के थे, खाली थे, तो वो ऊपर थे। सुपरनेटेंट में क्या थे, वो प्रोटीन के कोट। और जो नीचे बैठा वो क्या था, बैक्टीरियल सेल कंटेनिंग दी डीएनए। वो भारी था, वो डेब्रिस बन गया, वो नीचे बैठ गया। तो नीचे वाले में किस में रेडियो एक्टिविटी आई, ये वाले केस में रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन दी बैक्टीरियल सेल, लेकिन सुपरनेटेंट में कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं थी। लुक एट दिस, यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटेंट में थी क्योंकि प्रोटीन के कोट के अंदर रेडियो एक्टिविटी आई है यहाँ पे, लेकिन बैक्टीरियल सेल में हमें रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखी। बैक्टीरियल सेल कहाँ है, जो डेब्रिस नीचे इकट्ठा हुआ है, उसमें कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरियोफेज में तो डीएनए के अंदर थी और वो रेडियो एक्टिविटी हमें कहाँ मिली, बैक्टीरियल सेल के अंदर। यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी कहाँ थी, प्रोटीन कोट के पास, लेकिन वो बैक्टीरियल सेल में नहीं आई। इसका मतलब प्रोटीन एंटर नहीं करता बैक्टीरिया के अंदर, कौन एंटर करता है, डीएनए एंटर करता है। और इसका मतलब क्या है, क्या है इसका मतलब, डीएनए शुड बी दी जेनेटिक मटेरियल नॉट प्रोटीन्स। अगर प्रोटीन होते तो बैक्टीरियल सेल के अंदर यहाँ पे इस वाले एक्सपेरिमेंट में, इस केस में रेडियो एक्टिविटी आती, लेकिन बैक्टीरियल को वो बैक्टीरियोफाज का जो वायरस का कोट है वो तो बाहर ही रह गया और कोट के अंदर ही रेडियो एक्टिविटी थी। तो बाहर रह गया, जो चीज़ बाहर रह जाए वो कभी भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है। जेनेटिक मटेरियल तो वो है जो अंदर एंटर कर जाए। तो बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर कौन किया, डीएनए। तो डीएनए इज दी जेनेटिक मटेरियल। कैसे पता चला, क्योंकि ये डीएनए हमने ऑलरेडी कल्चर मीडियम के अंदर रख के रेडियो एक्टिव बनाया हुआ था और ये रेडियो एक्टिव
एक्टिविटी किसके अंदर मिली हमें, बैक्टीरियल सेल के अंदर। क्यों मिली, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव डीएनए कहाँ एंटर कर गया था, इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। इसीलिए हम इस एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं, द अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ द डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। तो इसके बाद बेटा किसी ने कोई ऑब्जेक्शंस किसी भी तरह का कुछ भी नहीं उठाया कि भाई हम लोग सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि बिल्कुल अंधे को भी दिखाई दे रहा है कि भैया अब तो तसल्ली हो गई ना कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल एंड नॉट द प्रोटीन। क्योंकि यहाँ तक क्या एक धारणा बनी हुई थी साइंटिस्ट की कि डीएनए कैन नेवर बी, ओनली द प्रोटीन कैन बी द जेनेटिक मटेरियल। तो वो सबकी कहते हैं ना, वो धारणाएं सबकी टूट गई और एक एक्चुअल एक साइंटिफिकली प्रूव्ड हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट आ गया जो बता रहा है कि डीएनए इज़ दी जेनेटिक मटेरियल। तो बेटा इस जर्नी के बाद, इस सर्च के बाद हम लोग पहुँचे इस कंक्लूजन पे कि डीएनए ही है वो जिसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल। अब अगले लेक्चर में बेटा हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे बात करेंगे कि वाई नॉट आरएनए। अभी तो प्रोटीन के साथ लड़ाई लड़ी है ना, तो डीएनए और आरएनए कौन पहले आया, और आरएनए क्यों एक जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता। डीएनए है, प्रूव तो हमने कर दिया कि डीएनए है, पर डीएनए में भी रीजन दो क्यों है ये एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो दैट वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे।